हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको हम कम्प्लीटली रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि कल के सेशन में हमने ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज भी हम शुरुआत ग्रामर से करेंगे एंड देन उसके बाद आपके वोकैबुलरी, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेशन हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिल इन द ब्लैंक। ओके, फिलर से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या कहता है आपका, दिस प्रॉब्लम ब्लैंक बाय योर ब्रदर यस्टरडे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ज़रा ऑप्शन की तरफ गौर करो तो मिलता है वॉज सॉल्व, विल बी सॉल्व, इज सॉल्व और सॉल्व्स। तो यानी कि यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा, वर्ड क्या है आपका, यस्टरडे। यस्टरडे किसका इंडिकेटर होता है, यस्टरडे इज द इंडिकेटर ऑफ सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के लिए आप विल बी का यूज़ कर नहीं सकते, इसका यूज़ कर नहीं सकते, ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वॉज सॉल्व्ड। ठीक है, और सेंटेंस आपका पैसिव में हो गया। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका विच इज़ रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव वॉइस कहता है, वाई आर यू मेकिंग अ होल इन दी वॉल। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस को देखोगे गौर से आप, तो देखोगे तो ये सेंटेंस का टेंस क्या है। तो आप इमीडिएटली कहोगे मैम ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस में जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमको बीइंग कॉमन मिलता है ना पैसिव वॉइस में। तो यहाँ जरा देखो, बीइंग तो हर जगह है और साथ ही साथ बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये शॉर्टकट की होते हैं और इनको मैंने क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कैंसिल इट, फर्स्ट फॉर्म कैंसिल इट। फिर आपके पास मेड और मेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना। तो यहाँ तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ही होता है कि हम उसको पास्ट कर देते हैं। टेंस हम किस में बदलते हैं, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में नहीं चेंज करते हैं। इसलिए जो हमारा सेंटेंस राइट होगा वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे वॉज कर दिया गया है, इस वजह से गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मैथड भी आप यूज़ करेंगे तो ईजिली आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पॉलिश माई शूज़, है ना। ये आपका सेंटेंस है और यहाँ पे आपको चूज़ करना है इसके लिए एक्टिव वॉइस। हाँ, पैसिव में सेंटेंस गिवन है तो इमीडिएटली आप चूज़ कर लेंगे कौन सा ऑप्शन, पॉलिश माई शूज़ प्लीज़। यहाँ पे देखो, पॉलिश शूज़ प्लीज़, प्लीज़ गेट माई शॉप्स, गेट माई शूज़ पॉलिश। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, सिंपल, क्योंकि प्लीज़ वाले ऑप्शन को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। उसके बाद इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर पॉलिशिंग माई शूज़, ये भी गलत है। अब बच गया हमारे पास दो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पॉलिश माई शूज़ या पॉलिश माई शूज़ प्लीज़। तो बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ देखो, माई भी तो गिवन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉलिश माई शूज़ प्लीज़। और प्लीज़ को ही हम किस में चेंज कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। हु डिड दिस, सेंटेंस का टेंस देखा आपने, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है और हेल्पिंग फॉर्म में आपको क्या मिलता है, वॉज वर्ब मिलता है एंड देन इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। बाई करके हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को इधर लाके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यही होता है। तो यहाँ देखो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट आपका परफेक्ट में तो जाएगा नहीं, ये वाला कैंसिल हुआ, ये प्रेजेंट में आपका हो गया, तो पास्ट पास्ट में ही रहेगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो, लेट मी, लेट से तो सेंटेंस बनेगा नहीं, और हु किस में चेंज होता है, बाय हुम में, बाय हुम वॉज दिस डन। तो एक ही आपका ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है, ऑब्वियसली एक ही आंसर आपका अप्रोप्रिएट होगा। बाकी तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर, तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो हैव डिसाइडेड किस में आता है, तो इमीडिएटली आपको याद आएगा मैम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3, यही होता है। जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या यूज़ करते हैं बेटा, हैज़ हैव के साथ हम बिन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखो कहाँ कहाँ बिन है, यहाँ देखो हैड बिन है, ऐसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे it has been decided to increase the salary this year, this year salary has been decided to increase।
और या फिर सैलरी हैज़ बिन डिसाइडेड टू इंक्रीज दैट ईयर। यहाँ पे देखो दिस का दैट तो नरेशन में होता है, यहाँ नहीं होता है, तो ये आपका ये जो ऑप्शन है आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से देखते हैं फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू इंक्रीज, इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। आगे क्वेश्चन आपका कहता है दे हैव पोस्टपोन द कंसर्ट। सेंटेंस का जो टेंस है वो क्या है, सेंटेंस का टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैज़ हैव के साथ हम बिल लगाते हैं, तो ज़रा ढूंढो यहाँ पे हैज़ हैव का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ देखो मे बी आया हुआ है। तो ये तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, द कंसर्ट हैज़ बीन पोस्टपोन बाय देम। सिंपल। क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाके इधर ऑब्जेक्ट बन गया है बाई के साथ, और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है द कंसर्ट, यहाँ पे क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसकी वजह से यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। और यहाँ पे देखो बी प्लस वी थ्री, पैसिव वॉइस को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, बी प्लस वी थ्री तो बोलते हैं पोस्टपोन्ड, है ना। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, है ना, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो डॉक्टर तो जनरली सजेशन देने का ही काम करता है, तो ज़रा देखो कहीं ऑप्शन में है क्या सजेशन। यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं भी, टोल्ड होगा नहीं, यहाँ से कैंसिल करो, यहाँ आ गया द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके लिए इजी सा व्हाट विल बी द इन, ओके यहाँ से देखो नैरेशन के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए हैं 7th नंबर से। तो नैरेशन भी हमने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में कवर कर लिया है। तो नैरेशन में आपको 3 चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना होता है। तो अभी क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। टेंस हमारा चेंज होता है, इसके अलावा प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं, इसके अलावा अदर वर्ड्स में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अदर वर्ड्स में क्या हो जाता है बेटा, जैसे दिस है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। टुडे है तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। तो इस तरीके के चेंजेस हम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका अगेन आ गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कह रहा है ही सेड मी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसके लिए ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। क्लियर। व्हाट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस आपका डायरेक्ट में गिवन है और इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। क्योंकि आस्क्ड हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आस्क करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड अल्लास ही इज़ नो मोर। सेंटेंस में पहले टेंस पहचानो, तो टेंस आप नोटिस करोगे तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, दुख है, सुख है, मतलब हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वंडर है, सरप्राइज़ है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती हैं। तो अल्लाह जब भी आता है एक दुख वाला साउंड देता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है ही इज़ नो मोर, मतलब ही डाइड, सिंपल। तो यहाँ पे कहता है जो सेंटेंस का अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। तो टोल्ड वाला आंसर आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। और ये अल्लाह क्योंकि सैडनेस के लिए आता है, दुख के लिए आता है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड इन सॉरो। इन सॉरो यहाँ पे भी दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे और यहाँ पे टेंस भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट किस में चेंज होता है आपका, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। चलो मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूँ, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट आपका किस में चेंज होता है बेटा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, इस वजह से ये वाला आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम बता देंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आई होप आपको याद होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और इसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा
चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा एक्टिव पैसिव नहीं तैयार है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ पे मैंने आपको सेपरेटली एक्टिव पैसिव और नैरेशन दोनों पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ लिस्ट में आप देखेंगे। तो इमीडिएटली मैं रिकॉल कराती हूँ, सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाता है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में आपका कोई चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलेंगे। तो ही सेड आई वॉश्ड माई शॉर्ट्स यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पे पहले टेंस पहचानो। रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेट है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप टेंस देखोगे तो टेंस है आपका सिंपल पास्ट। तो अभी मैम ने बताया सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड में ही रहेगा, और हर जगह सेड सेड दिया है। यहाँ देखो सेड का सेज कभी नहीं करते हैं बेटा, सेड टू होगा तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। बट अगर ओनली सेड है तो हम क्या करते हैं, सेड ही लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखो ही सेड दैट, और टेंस सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट यस्टरडे। अच्छा, ये अदर वर्ड में आता है तो अदर वर्ड को भी तो हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे अदर वर्ड चेंज नहीं हुआ है। यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं, डे बिफोर में, है ना। तो यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे देखो ही हैड बिन, बिन नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पे है ना ही सेड दैट ही हैड। अच्छा, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट्स the day before. Right answer for this question is C. Coming to the question number 11, they said we have been supporting Barcelona FC since its inception. Inception का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं हम, सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव बीन, कौन सा टेंस, टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ पे देखो पर्सन कौन सा है, पर्सन देखोगे तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे तो दे ही होगा, और मोस्ट ऑफ द प्लेस पे दे ही गिवन है, दे ही गिवन है। लेकिन हैव बिन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बिन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो वर दिया हुआ है, यहाँ देखो हैज़ बिन दिया हुआ है, यहाँ हैड दिया है लेकिन बिन नहीं दिया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्लियर एवरीवन? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड टू मी यू डिड नॉट हेल्प मी इन माई फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, ही सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है, और हर जगह टोल्ड है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और हर जगह दैट है। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से चेंज होता है, उसके हिसाब से आई आएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट ही गिवन है, कैंसिल करो। यहाँ पे देखो हैव नॉट, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, कैंसिल करो। हैड नॉट बिन, ये देखो बिन आ गया है, जबकि पास्ट परफेक्ट में तो बिन आता नहीं है, हैड प्लस V3 होता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम इन हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है आपका 2023 में पूछा गया है एग्जाम में। और इसमें क्या होता है, जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो आप क्वेश्चन टैग कैसा बनाते हैं, QT। क्वेश्चन टैग कैसा बनाते हैं बेटा, नेगेटिव बनाते हैं। जब आपका स्टेटमेंट मतलब दिस वन नेगेटिव होता है तो आपका QT मतलब क्वेश्चन टैग कैसा होता है, क्वेश्चन टैग होता है आपका पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इट्स वेरी हॉट टुडे, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, देखते ही आपने कहा मैम ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो
इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है, इट इज़, है ना, तो इट इज़, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इजंट इट, सिंपल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर एवरीवन, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीमा वॉज नॉट एबल टू रिटर्न द बुक ऑन टाइम। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे इस रिमेनिंग पार्ट को हमें फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देखो रीमा है, रीमा मान के चलें लड़की का ही नाम होता है, तो रीमा मतलब क्या हो गया, शी। वॉज नॉट कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हम इस साइड भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज सी, ही तो होगा नहीं, वॉजंट होगा नहीं, वॉजंट ही होगा नहीं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग के फॉर्म में है, ज़रा देखिए क्या होगा। अब यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करा दिए जाएंगे, जैसे लेट से जब भी सेंटेंस क्वेश्चन टैग गिवन होता है तो उसके क्वेश्चन टैग में हम शैल वी का यूज़ करते हैं। तो लेट्स गो फॉर अ मूवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल वी, यानी सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दो जगह है तो ये वाले दोनों वाले ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। अब क्या होगा, आई एम क्वाइट, है ना। अब याद रखना जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए, आई एम फाइन, है ना, लिखा। अब ये आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आप लेंगे यहाँ पे, आई एम फाइन, पॉजिटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आरंट आई बनेगा। क्या बनेगा, आरंट आई, आरंट आई। ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आई एम क्वाइट है, इसका क्या हो जाएगा, आरंट आई, यानी सी का क्या होगा बेटा, सॉरी बी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा, वन। तो यही से क्लियर हो गया, हमारा जो आंसर होगा वो सी होना चाहिए। दे हैव नॉट कम इट, तो क्या हो जाएगा, हैव दे, यानी ए का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, है। और फिर आपके पास बच गया डी, समबडी जस्ट कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, हैवंट दे। क्यों हैवंट दे, अच्छा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम समबडी तो सिंगुलर होता है, फिर यहाँ पे आपने इसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगाया है हैवंट दे क्यों लगाया है, क्योंकि रूल होता है समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन। भले आपका सिंगुलर होता है, क्वेश्चन टैग की बारी आती है तो क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल प्रोनाउन इनके लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए समबडी के साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं, दे का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से इधर नेगेटिव क्वेश्चन टैग हमने लिया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इट इज़ नॉट रेडी येट, तो यहाँ पे इज़ नॉट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज़ इट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्व देम, आई एम नॉट है तो यानी नेगेटिव है, तो इसके लिए पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव में एग्ज़ाम में जानबूझ के आंसर में आर आई भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो आर आई नहीं होगा, आपका एम आई ही होगा, है ना। जब आई एम होगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्वेश्चन टैग में आरंट आई, लेकिन आई एम नॉट होगा तो क्या होगा, एम आई ही होगा। ये याद रखना है, क्योंकि आप सबको पता है एम केवल आई के साथ आता है और किसी के साथ आता ही नहीं है, तो ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। चलिए थोड़ा स्पीड में अब क्वेश्चंस को करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो जल्दी से ध्यान दीजिए। ही सेड दैट डिडंट ही सेड दैट डिड ही। यहाँ देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग गलत। यहाँ देखो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग गलत। रूल क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। दे विल कम, विल दे, ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तीनों गलत हो गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू आर अ रियल पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या है, आर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरंट यू। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, दे विल सी सॉल्व इट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जानबूझ के एग्जामिनर विल नॉट का भी यूज़ करता है, याद रखिएगा। विल के लिए जो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में वोंट होता है, क्या होता है, वोंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोंट दे। क्लियर एवरीवन। वोंट का मतलब क्या हो गया, विल नॉट। विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वोंट होता है ना, विलंट नहीं होता है, वोंट होता है। आगे चलेंगे। सी इज़ लिविंग टुमारो, तो यहाँ पे देखो सी इज़ लिविंग पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, इजंट सी। 21 इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22,
मोस्ट ऑफ अस विल ज्वाइन द आर्मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ अस यानी वी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई का कोई सेंस नहीं है। वोंट वी, इजंट इट का भी नहीं होगा, है ना। ज़्यादातर हम में से लोग क्या करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो विल हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसका जो नेगेटिव, अगर हम इसके लिए नेगेटिव चूज़ करें तो क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, डू एज आई से, वैसा करो जैसा मैं करता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। और याद रखिएगा जब भी V1 से सेंटेंस शुरू होता है उसके लिए हम वोंट का यूज़ करते हैं, शैल नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नीड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगला क्वेश्चन, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, तो यहाँ पे यू कैन पॉजिटिव स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, कांट यू। अगला, यू फेल ऑन योर बैक, फॉल, फेल एंड फॉलन, गिरना पड़ना, गिरना पड़ना के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फॉल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वर नॉट नहीं होगा, हैव यू नहीं होगा, डिड यू नहीं होगा। अच्छा, डिड यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो उधर नेगेटिव हम लेंगे, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिडंट यू। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्यू पीपल न्यू दैट यू आर एन आर्टिस्ट, है ना, तो यहाँ पे पहले इधर ऐसा होना चाहिए, फिर क्वेश्चन टैग आना चाहिए। यहाँ देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नन, ज़ीरो को डिनोट करता है, ऑलमोस्ट नन, है ना, तो ज़ीरो के बराबर लोग, ना के बराबर लोग जानते हैं कि तुम आर्टिस्ट हो। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया है तो इसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा, डू दे, है ना। आगे चलेंगे, टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, वी विल, तो इधर क्या हो जाएगा, वोंट वी, सिंपल। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट वीक, माई यंगर ब्रदर, अब टेंस से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको वर्ब फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, यस्टरडे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे आपको इंडिकेटर मिलते हैं, वो किसके इंडिकेटर होते हैं, सिंपल पास्ट के, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट, बी। अगला, ही ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, अगेन आपका आ गया लास्ट नाइट, तो अब यहाँ पे देखो लास्ट नाइट भी है और फीवर भी है और साथ ही साथ सिंस भी है, सिंस भी है, तो सिंस और फॉर किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ही के साथ हैव तो कभी नहीं आता है और हैज़ के साथ V1 तो कभी नहीं आता है, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। आगे चलेंगे, ही ब्लैंक जस्ट नाउ, अच्छा जस्ट जब भी आता है इंडिकेटर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, ही हैज़ अराइव्ड, अभी अभी आया है, अभी आया है, इट मीन्स। आई ब्लैंक वर्किंग फॉर 2 hours इन दिस ऑफिस, फॉर 2 hours, फॉर किसका इंडिकेटर होता है, फॉर हम कभी यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours इन दिस ऑफिस। जब भी पास्ट का डेट गिवन होता है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, तो आंख बंद करके जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आई लिव्ड इन पटना सिंस 1993, ठीक है। ओके ओके ओके, और एक और पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है वो ये कि यहाँ पे देखो सिंस भी आया है, और क्योंकि सिंस आया है, सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट इस तरीके से कर रहा है कि क्योंकि कई बार सेंटेंसेस में ऐसे क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस फॉर तो यूज़ करते हैं, कई बार एग्जामिनर को लगता है कि हम एग्जामिनर ने कई सारी किताबों में ऐसा है कि बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एब्सेंस में हम सिंस फॉर और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप सिंस के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993, कई बार सेंटेंसेस ऐसे भी फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि एग्जामिनर कभी भी जानबूझ के ऐसे ऑप्शन क्रिएट नहीं करेगा कि दो ऑप्शन दे दे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसके हिसाब से चलें
कि हम सिंस और फॉर के हिसाब से चले। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है आपके पास तो आप ध्यान रखिएगा, अगर सिंस गिवन है ना तो आप इसके साथ जाएंगे। आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993, ठीक है। ओके एवरीवन, अगर सिंस नहीं गिवन होता ना तो फिर डेट गिवन होता तो हम इमीजिएटली किसको प्रेफर करते, सिंपल पास्ट को प्रेफर कर लेते। आगे चलेंगे। द मुगल्स ब्लैंक द बैटल ऑफ पानीपत। अब पानीपत का बैटल पास्ट का इंसिडेंट है तो ओबियसली उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगला, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल ब्लैंक देम। अलाउज, अलाउड, अलाउ, विल अलाउ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, कहेंगे मैम विल अलाउ सही होगा। लेकिन आपको याद रखना होगा जब भी फ्यूचर के दो एक्शन एक साथ होते हैं, फ्यूचर के दो एक्शंस एक साथ होते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ गिवन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमको कुछ इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, इन केस हो गया, एज सुन एज हो गया, एज हो गया। इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे, यहाँ देखो इंडिकेटर इफ़ मिला है ना, तो एक साइड तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया है, हमने फ्यूचर टेंस यूज़ किया है। आज इंडिकेटर के बाद, और ये दोनों पार्ट इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये स्टार्टिंग में आए, ये बाद में आए, ये आपका बाद में आए, ये स्टार्टिंग में आए, दोनों हो सकता है। अब तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम कौन सा वर्ब लगाते हैं, अलाउ तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, अलाउज। क्लियर एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। यहाँ पे देखो, सी ब्लैंक फॉर द पार्टी बिफोर हर हस्बैंड केम। अब देखो पास्ट के दो एक्शन हो, जब भी पास्ट के दो एक्शन होते हैं, पास्ट के दो एक्शंस होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एक्शन के लिए हमेशा हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और सेकेंड एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट गुजर चुका था, हाँ है ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे बिफोर हर हस्बैंड केम, तो ऑलरेडी यहाँ पे V2 यूज़ किया गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। सी हैड गॉन फॉर द पार्टी, वो जा चुकी थी पार्टी के लिए उसके हस्बैंड के आने से पहले। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने पास्ट में रखा था, ताकि फ्यूचर के दो एक्शन एक साथ हो तो कैसे डील करेंगे, पास्ट के दो एक्शन हो तो कैसे डील करेंगे, दोनों आपको पता चल जाए। 36 बताओ, यहाँ पे लाइव होते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, खैर कोई बात नहीं। आज का सेशन वैसे लाइव ही होने वाला था, बट ड्यू टू सम इशू, मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम थी, ड्यू टू माय हेल्थ इशू, क्लास को इस टाइम शिफ्ट करना पड़ा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे स्टेशन, तो आप इमीडिएटली आंसर कर देते मैम, इस साइड जब हैड प्लस V3, फर्स्ट एक्शन के लिए हमने हैड प्लस V3 यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बी ऑप्शन यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज बी। डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज़ करना है। मैं चाय पी लूँ फिर पढ़ाती हूँ आपको। तो जरा एक बार हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। आई गॉट अप एट 5 AM एवरी डे, इमीडिएटली माइंड में क्लिक होगा कि ये तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए सेंटेंस, क्यों, एवरी डे है ना। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। याद होगा, 10th चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आई गॉट अप नहीं होगा, आई गेट अप।
रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। जेम्स गोज़ टू मार्केट यस्टरडे, इंडिकेटर ऑफ पास्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ब कैसे यूज़ कर लिया आपने, जेम्स वेंट टू द मार्केट होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, वी विल सी, मॉडल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो सी होना चाहिए था यहाँ पे, इस वजह से ये गलत है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ़ आई ब्लैंक हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहा है सेंटेंस आपका, अगर मैंने मेहनत किया होता तो मैं पास हो जाता। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब क्या है, मेहनत ही नहीं किया तो पास कैसे होंगे, लेकिन आप सब पास होगे क्योंकि आपने मेहनत किया है। इफ़ आई हैड वर्कड, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, हैड प्लस V3, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। ये सारे ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे। हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर याद रखना। कई बार इस मतलब कई सेशन में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं। आगे, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तुरंत आप लोग बताने लगोगे मैम हैज़ हैव के साथ V3, सब्जेक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। क्या यहाँ पे इज़ आया है, हैज़ आया है, नहीं आया है। इट रेन्स आया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आया है, सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करता है। हैज़ बिन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। द चिल्ड्रन हैव प्लस V3, यानी क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 40। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनर पूछता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपको बताना होता है, मतलब फिलअप करना होता है। तो बताओ ब्लैंक में हम क्या क्या फिलअप कर सकते हैं वहाँ पे, हाँ कैसे बताओगे, ऑनलाइन होते तब तो बताते। यहाँ पे देखो, इधर क्या है बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम जा नहीं सकते, कैंसिल इट। और ट्रेन के लिए हैव कभी लगाओगे, नहीं लगाओगे, बस सोचते जाओ। दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बस यही आपको माइंडसेट एग्जाम में भी रखना है। अब हमारे पास दो चॉइस बच गया है, तो इधर पास्ट होना तो चाहिए, लेकिन ये डिड के जगह पे हम किसको चूज़ करेंगे, हैड को चूज़ करेंगे। हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन। अब यहाँ से पास्ट के दो एक्शन याद कर लो। पास्ट के दो एक्शन के लिए, फर्स्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब तुम स्टेशन पहुँचे क्या ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है अमेज वर्ड का। अमेज मतलब क्या होता है, सरप्राइज, वंडर, सरप्राइज्ड यूज़ करते हो ना, सरप्राइज, आश्चर्य में पड़ना। और इसी के लिए एक बहुत अच्छा ये टर्म याद रखना, स्टाउंड। आई वॉज स्टाउंडेड टू सी यू, सरप्राइज टू सी यू, अमेज टू सी यू, एस्टोनिश, मतलब इसका सेकेंड फॉर्म में लिख रही हूँ, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। और स्टाउंड का क्या हो जाता है, स्टाउंडेड हो जाता है, क्लियर। तो याद रखना, सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ना, आश्चर्य। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो ऑब्वियसली मैंने आंसर बता दिया गलती से। अश्योर का मतलब क्या होता है, टू मेक श्योर, किसी को श्योर करना, निश्चित करना, निश्चिंत करना। जैसे अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बार बार हमको रीअश्योर कर रही है कि हम लोग सेफ़ है, सुरक्षित है ना। प्रेज मतलब तारीफ़ करना, कमिटमेंट से बना हुआ वर्ड। आगे चलेंगे, कॉर्डियल वर्ड का सिनोनिम। तो कॉर्डियल वर्ड का सिनोनिम तो मैंने बहुत सारा किया था, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपना चाय ख़त्म करूँ। देखिए, कॉर्डियल के लिए हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। तो अनफ्रेंडली तो आपका अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल इट। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होगा,
एंटागोनिस्ट वर्ड सुना है ना, तो कोई समवन हु इज लाइक विलन, अपोनेंट का काम कर रहा है, अपोनेंट का काम कर रहा है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? समवन हु इज़ वेरी अग्रेसिव, क्रूएल, है ना, अग्रेसिव पर्सन है, आक्रामक व्यक्ति है, वॉयलेंट व्यक्ति है, शांत चित्त का नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस मचाने वाला व्यक्ति है। तो होस्टाइल अलग टर्म दे रहा है, यहाँ पे फ्रेंडली चाहिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एमिकेबल, एमिएबल, ये सारे टर्म्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। इमेनिसिपेट, अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी मैं आंसर कर सकती हूँ। पूछो कैसे, ज़रा ऑप्शन पे गौर करो। एनचेन करना, कन्फाइन करना, फेटर करना, इन सब को मतलब क्या होता है? किसी को कैद करना, है ना, कैद करना। तो अच्छा, सिनोनिम पूछा गया है ना यहाँ पे, क्या पूछ दिया है? सिनोनिम पूछ दिया है। अच्छा, तो सिनोनिम क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों वर्ड ज़रा ध्यान से देखोगे, तीनों वर्ड, तो 3 वर्ड अगर ऑप्शन में नहीं हो रहे हैं तो हमारे, जाहिर सी बात है, हमारे पास यही ऑप्शन होना चाहिए। अगर हमें इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं पता है तो भी इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से ईजिली कर सकते हैं। बताइए, इमेनिसिपेट, है ना, जरा सा ऑप्शन पे नज़र पड़ी कि हमने क्या किया, आंसर तक हम पहुंच गए। इमेनिसिपेट, बोलो। चलेंगे आगे। इंस्पायरिंग, कोई चीज़ इंस्पायरिंग होती है, इसका मतलब क्या हो गया? अलर्ट होती है, अलर्ट का मतलब तो अवेयर होता है, सिनोनिम ढूंढा जा रहा है। एनरिचिंग होती है, रिच से रिलेटेड नहीं। मोनोटोनस मतलब क्या होता है? बोर्डम से रिलेटेड, बोरिंग, है ना। टीडियस, टीडियस जिसको हम बोलते हैं, बोरिंग, तो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, अपैथेटिक भी हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंड इंस्पायरिंग इज इंटरेस्टिंग। डिस्टिंक्टिव का हमें बताना है सिनोनिम, है ना। तो अलाइक, पैरेलल, डिफरेंट, और आपका वर्ड बच गया है कांस्टेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए ज़रा, क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचो ज़रा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ ज़रा नज़र डालेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टेबल है कोई चीज़। वोलाटाइल का अपोजिट होता है कि नहीं होता है? बताओ ज़रा, याद आ रहा है? वोलाटाइल हमने किया था, वोलाटाइल और वर्साटाइल में डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, कांस्टेंट है, कोई चीज़ स्टेबल है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, कांस्टेंट से रिलेटेड हमारे पास वर्ड जो बनता है कि स्टेबल बनता है। इसके अलावा हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टेबल है कोई चीज़, परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट है, ठीक है, इस सेंस में हम इसको लेते हैं। डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग होता है। अलाइक मतलब क्या होता है? सिमिलर होता है, सिमिलर। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है ना, एक साथ। आगे चलेंगे। सबमिशन का सिनोनिम बताना है। तो सबमिसिव वर्ड हमने कई बार सुना है। सबमिसिव मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है ओबीडियंट है। तो यहाँ पे ओबीडियंट से वर्ड सीखा था हमने कंप्लायंट। तो कंप्लायंट का सिनोनिम दिख रहा है क्या? कंप्लायंस, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति, आज्ञा, है ना, आज्ञा। कंप्लायंस, जो आपकी बातों में, आपकी जो भी आप कह रहे हो, सामने वाला ईजिली उसको मान ले, अनुपालन करे। कंप्लायंस का हिंदी मीनिंग होता है अनुपालन, अनुपालन। वाह, कितनी सुंदर हिंदी हो गई मेरी, अनुपालन, है ना। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, कंप्लायंस। चलेंगे आगे, बाकी नॉर्मल वर्ड है। रिमोट, आपने सुना होगा कई बार, रिमोट, रूरल एरियाज,
रिमोट एरियाज, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर का इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, दूर दूरस्थ एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा। सैवेज मतलब वो क्या होता है, एक तो जंगली, असभ्य, है ना, जंगली व्यक्ति कोई होता है, असभ्य के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। और मीन का मतलब क्या होता है, मतलबी तू भी बन जा, ऐसा कुछ गाना भी है ना। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, नफ़रत करना, लेकिन तुम लोग नफ़रत मत करना। डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हेट करना। लोथ, सिनोनिम क्या हो जाएगा, लोथ। और क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट, घृणा करना, किसी को नफ़रत करना, लोथ करना, डिटेस्ट करना, ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं। रिवील मतलब प्रकट करना, कोई चीज़ डिस्क्लोज कर देना। ग्रेसियस, समथिंग विच इज़ ग्रेसियस, तो ग्रेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्रेस से बना हुआ है वर्ड। प्रोवोक मतलब क्या होता है, किसी को इंसाइट करना, उकसाना। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो मासूम पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाके लगते हैं उनका अपब्रिंगिंग करने, उनको दे बेसिकली ब्रॉट अप देम, और सिखाते हैं ये करो, ऐसा करना चाहिए। कुरान में अच्छी चीज़ें को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें काम करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंसाइट करते हैं। उकसाना, उसकाना मैंने लिख दिया, है ना, उकसाना किसी को। प्रोवोक गलत काम के लिए भी किया जा सकता है और सही काम के लिए भी किया जा सकता है, याद रखना। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन सुना है आपने। स्टैंडिंग ओवेशन में क्या होता है, खड़े होकर तालियां बजाई जाती है। तारीफ वाला वर्ड है, तारीफ, प्रेज, यूओलॉजी, याद रखना। ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये वर्ड आएगा। यूलोजाइज, कई सारे एग्ज़ाम में ये आता भी है, यूलोजाइज। वो ना आए तो ये ज़रूर आएगा, प्लॉडिट का मतलब क्या होता है, प्लॉडिट मतलब नाउन फॉर्म, और इसका मतलब भी क्या होता है, अप्रिशिएशन, तारीफ, एडमिरेशन। तो अप्रिशिएशन, एडमिरेशन, अपलॉड, लॉर्ड आप सबको पता है। प्लॉडिट, यूओलॉजी अलग वर्ड है, तारीफ से रिलेटेड, याद रखना। इसी से कॉम्प्लीमेंट बेटा, कॉम्प्लीमेंट भी आपका नाउन फॉर्म होता है और मीनिंग क्या होता है, तारीफ, अप्रिशिएशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लीजेंट। कोई चीज़ ग्रेसियस है मतलब सुखदाई है, सुंदर है। सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया। इक्वानिमिटी का हमें अपोजिट बताना है, तो याद रखो अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले इक्वानिमस वर्ड याद करो जो मैंने आपको कवर कराया है। इक्वानिमस मतलब क्या होता है, इक्वानिमस मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी बैलेंस्ड, सुख दुख में समभाव से रहता है। ये नहीं गुस्सा आया तो खूब चिल्लाया, अब मन शांत है तो स्थिर रहे। तो गुस्सा आएगा तो भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, खुशी होगी तो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। वो पर्सन कैसा होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमको वर्ड याद रखना है, स्टोइक, है ना। स्टोइक कौन होता है, वन हु इज़ इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब अनइंटरेस्टेड, कोई रुचि नहीं है। टू इनडिफरेंट, टू पेन और प्लेजर, जिसको सुख दुख में जो हमेशा समान है, संभाव से है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वानिमस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सेरेनिटी और कामनेस मतलब क्या होता है, शांति, है ना, शांति, इसकी बहुत ज़रूरत है ना, शांति। ट्रंक्विलिटी भी यहाँ पे लिख लो, ट्रंक्विलिटी मतलब क्या होता है, शांति। इसी से वर्ड बनता है सेरीन, ट्रंक्विल, हारमोनियस, तो हारमोनी भी लिख लो। मैट्रिमनी मतलब मैरिज, हारमोनी मतलब शादी, मैट्रिमनी मतलब मैरिज और हारमोनी मतलब शांति, दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। अश्योरेंस मतलब क्या होता है, जब आप किसी को श्योर करते हो, निश्चित करते हो कि सब बढ़िया होगा, सब ठीक होगा, तुम लोग का एग्ज़ाम अच्छा होगा। यहाँ पे हमें अपोजिट ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, अजिटेशन मीन्स क्या होता है, किसी को आप अशांत करना। अजिटेशन मीन्स किसी को अशांत करना,
अजिटेशन मतलब यहाँ पे लिख लो नाउन फॉर्म है अशांत, तो शांति और एक तरीके से अशांत। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा दो बार यहाँ पे हो गया ये अशांत, ठीक है। तो यहाँ पे अजिटेशन मतलब क्या होता है, किसी को अजिटेट कर रहे हो, उकसा रहे हो, उसके मन को एक तरीके से आप अशांत कर रहे हो। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंजरी वॉज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन, है ना। इंजरी वॉज सो सीवियर, सीवियर वर्ड का अपोजिट बताना है। सीवियर का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग था, है ना, कि वो दोबारा नहीं खेल पाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजरी कैसा था, टॉलरेंट था, टॉलरेंट था, सहनीय था, वियरेबल था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। पंजेंट मतलब क्या होता है, बड़ा ही तीखा सा स्मेल, कड़वा, और फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस ना पढ़ के बस प्लेजर वर्ड पढ़ती हूँ। प्लेजर का हमें अपोजिट बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो प्लेजर का क्या हो जाएगा, पेन ही तो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के आप इमीडिएटली भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है, क्योंकि और ऑप्शंस थे नहीं, तो हम इमीडिएटली सी को चूज़ कर लिए। आगे चलेंगे। स्टेशनरी वर्ड है, स्टेशनरी वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। क्या हो जाएगा, मूविंग है, इमोबाइल है, परमानेंट है, स्टेबल है। अब बात कर रहा है किसकी, एंटोनिम की। ज़रा इधर देखो, ये दोनों तो सेम होते हैं, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो जाएंगे, कभी भी आंसर नहीं हो जाएंगे, है ना। अब बच गया मूविंग और इमोबाइल। मूविंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इधर से उधर चल रही है ना, स्थिर नहीं है कोई चीज़, अनस्टेबल है। और बच गया हमारे पास इमोबाइल, है ना, यही वर्ड बच गया है। तो अब बता दो क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर आप सबके दिमाग में आ गया होगा, है ना। तो इमोबाइल मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर है। तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूविंग हो जाएगा। क्लियर, मूविंग हो जाएगा। एवरीवन थोड़ा सा टाइम देंगे, मैम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, 1 मिनट, फिर से शुरू करेंगे। चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब देखो यहाँ से एक और वर्ड आपके दिमाग में कई बार आता होगा, मैम इसमें हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार ज़रूरत होती है इसकी, एग्जामिनर ऐसे यूज़ कर लेता है। कॉपी पेन पेपर पेंसिल से रिलेटेड होता है ये, कॉपी पेन पेपर पेंसिल से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आप जाते हैं स्टेशनरी और सारी बुक्स वगैरह अपना लेकर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, स्टेशनरी का अपोजिट मीनिंग आपने मूविंग बताया है, तो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, स्टेबल। स्टेबल कोई चीज़ कैसी है, मूविंग नहीं है, स्थिर है। इसी वजह से हमने ये सारे ऑप्शन क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। क्लियर एवरीवन, ये तीनों सिनोनिम्स हो गए, अपोजिट चाहिए था तो मूविंग हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमेचर वर्ड का अपोजिट बताना है। एमेचर का मतलब क्या होता है, लर्नर, नोविस, नियोफाइट, नियोफाइट, कई लोग नोवाइस भी बोलते हैं, इट्स नोविस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इस सेंस में आप ले सकते हैं। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। और यहाँ पे क्या है, लर्नर है, बिगनर है। यहाँ पे देखो परजर, परजर का मतलब क्या होता है, झूठ, लाई। और लाई से रिलेटेड वर्ड फाल्सीफाइड। डिवोटी कौन होता है बेटा, फॉलोवर, फॉलोवर, है ना। तो
इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहीं पे दे दिया, अगर आप क्लास बाद में भी देखोगे ना तो ये सारे वर्ड्स आपको इमीडिएटली रिकॉल हो जाएंगे। कंप्लाई वर्ड का हमें अपोजिट बताना है। कंप्लाई मतलब क्या होता है, फॉलो करना रूल्स को, रेगुलेशंस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकार कर देना, डिनाई कर देना। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, असिस्ट मतलब सहायता करना, इंगेज मतलब शामिल होना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑकवर्ड वर्ड है, अपोजिट बताना है हमें। अंडरलाइन वर्ड लिखा है तो चलो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ऑकवर्ड बड़ा अजीब सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट ग्रेसफुल, सुंदर। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड है। ह्यूज मतलब बड़ा, इनोसेंट मीन्स भोला, और मीनिंगफुल मतलब कोई चीज़ मीनिंग से भरा हुआ है, मतलब समथिंग विच इज़ यूज़फुल। यहाँ पे देखो इनोसेंट के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डोसाइल, सीधा साधा पर्सन, है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, है ना, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो क्या करता है, आई साइट को टेस्ट करता है ना। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, ज़रा देखिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, नर्व्स वाले डॉक्टर। कई बार पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो हम पता करते हैं ना अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट कौन है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से रिलेटेड, स्किन का जो डॉक्टर होता है। अब यहाँ बच गया ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन कौन होता है, जैसे आप गए और कहीं पे ग्लास मतलब आपको चश्मा वगैरह लेना है तो आपको आपके फिटिंग का वो चश्मा वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आई स्पेशलिस्ट को हम ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वन हु वॉक्स इन स्लीप। कई लोग होते हैं नींद में बात करते हैं, कुछ लोग नींद में चलते हैं। तो जो चलने वाला पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं सोमना एम्बुलिस्ट। यहाँ से हम एम्बल वर्ड निकालते हैं। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, टू वॉक। यहाँ देखो लोक्वी वर्ड आ रहा है ना, कहाँ से बना है, लोकेशियस से। लोकेशियस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव। तो ये पर्सन कैसा होता है, जो नींद में बात करता है, नींद में बात करने वाला। तो दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। और ईगोइस्ट कौन होता है, करने वाला, ईगोइस्ट। प्राउड, एक तरीके से सेल्फ प्राउड जिसको बहुत होता है, घमंड होता है, अपने आप को जो सुपीरियर समझता है। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, चैरिटेबल पर्सन, उदार व्यक्ति, है ना, जेनरस व्यक्ति, जेनरस व्यक्ति। फिलैंथ्रोपिस्ट व्यक्ति, काइंड। तो सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं। आगे चलेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे आंख बंद करके आप राइट आंसर क्या लगा देंगे, बैरोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, थर्मोमीटर से क्या मेज़र करते हैं बेटा, टेम्परेचर। फीवर वगैरह आता है तो स्टेथोस्कोप से क्या हम मेज़र करते हैं, हार्ट बीट, है ना, दिल की धड़कन सुनने के लिए यूज़ करते हैं। चलेंगे आगे। अ स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। और थियोलॉजिस्ट कौन होता है, थियोलॉजिस्ट कौन होता है, धर्म ज्ञाता, धर्म ज्ञाता। तो पहले मैं ज्ञाता लिख देती हूँ, फिर मैं धर्म लिख देती हूँ, है ना। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन वन वर्ड वी विल कॉल इट टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी।
टैक्सीडर्मी क्या होता है, अगेन डर्मी आ गया, जहाँ पे भी डर्मा आ जाए, स्किन, डर्मा कंपनी भी है, स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे टैक्सीडर्मी मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन एनिमल स्किन वगैरह प्रिजर्व करने का जो काम किया जाता है टैक्सीडर्मी के थ्रू। टायरनी मतलब क्या होता है, तानाशाही, जिसके लिए एक वर्ड है आपके पास, डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटर कौन होता है, तानाशाह। क्लासीफाई मतलब डिवाइड करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। मैं हूँ राइटर और आपके बारे में लिख रही हूँ, आप सब में से किसी एक के बारे में, तो क्या हो जाएगा ये, बायोग्राफी। लेकिन मैं अपने बारे में ही लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, ओहो ये तो अनदर पर्सन, यानी लाइफ किसी और की और लिख कोई और रहा है, तो क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द राइटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों कर सकते हैं, कोई भी लिख सकता है ना, इजी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं, ट्राइलिंगुअल 3 लैंग्वेज, मोनो मतलब 1 और मल्टी मतलब बहुत सारे, मेनी। अच्छा, पॉलीग्लॉट जैसे मैंने कहा इंडिया इज़ अ पॉलीग्लॉट कंट्री, इंडिया इज़ अ पॉलीग्लॉट कंट्री। तो इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, मल्टी लैंग्वेज है ना, मेनी लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट कौन होता है, जो सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता है, क्लियर, जानता है, बोलता है, तो याद रखना। आगे चलेंगे, मल्टीलिंगुअल मेनी। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, करेंसी एंड मेडल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड न्यूमिज्मेटिक, ठीक है। आगे एटमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी लैंग्वेज से आया है, लैटिन से, ग्रीक से कि फ्रेंच से, है ना। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ माइंड। सबसे बड़ी पढ़ाई मुझे यही लगती है, मन ही नहीं समझ में आता है, मन ही तो है जो हम लोग को घुमाता रहता है। आगे, अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन वुमेन्स हेल्थ, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो विमेन स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जेरेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वन हु डील्स इन हेल्थ ऑफ ओल्डर पीपल, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्डर पीपल, जो हमारे एज्ड पीपल होते हैं, उनके हेल्थ का जो केयर करते हैं डॉक्टर, उनको क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजिस्ट। ऑप्थोमोलॉजिस्ट आई साइट वगैरह जो चेक करते हैं, आई स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो लैब वगैरह में काम करते हैं। फिर आगे चलेंगे, अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एन इंटेंस फियर ऑफ हाइट इज नोन एज व्हाट। तो फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड व्हाट, एक्रोफोबिया। गाइनोफोबिया, फियर ऑफ फीमेल, कई लोग को औरतों से डर लगता है, बात नहीं करते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वाटर। और एक टर्म आता है लेडीज मैन, तो ये कौन होता है, लवर ऑफ विमेन कंपनी, जिनको बहुत पसंद होती हैं विमेन की कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेडीज़ मैन। एक ईडियम है, याद कराया आपको। जेनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर और फॉरेन, फियर ऑफ स्ट्रेंजर।
और फॉरेनर, जो स्ट्रेंजर लोग हैं, अजनबी लोग हैं, उनसे जब डर लगे उसको क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। फॉरेनर से डर लगे तो क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। चलेंगे आगे। चमेली एंड कन्नू काका है ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप, ब्रोकन आउट, ब्रोकन इनटू। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकअप अगर देखें तो 2 पर्सन हैं, ठीक। तो चमेली एंड कन्नू काका क्या हो गए हैं, एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्रोकन डाउन मतलब होता है टूट फूट कर रोना, तो रोना नहीं हो सकता है, दोनों पर्सन रिलेशन में हो, दोनों का रिलेशन उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, तो ब्रोकन अप यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आगे, इट्स टाइम टू कॉल ऑफ स्ट्राइक। कॉल अप मतलब क्या होता है, टू कॉल, किसी को फ़ोन करना, और कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, टू कैंसिल। तो टाइम हो गया है कि स्ट्राइक को बंद कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए भाई। अगला, फॉर क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम यू मस्ट कैरी ऑन प्रिपरेशन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना तैयारी, तभी तो एग्ज़ाम क्लियर होगा। आगे चलेंगे। ही डील्स, डील के साथ 2 प्रिपोजिशन आता है। जब भी बिजनेस की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। बिजनेस की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ही डील्स इन फार्मिंग, है ना। ही डील्स इन टेक्सटाइल्स, ही डील्स इन गारमेंट्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू डील ब्लैंक एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो विद कब लगाते हैं बेटा, जब पर्सन की बात होती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखो इंटेलिजेंट ऑफिसर पर्सन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विद हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्क इज यूजुअली ब्लैंक 6 PM, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉक ऑफ। नॉक ऑफ मीन्स को होता है काम बंद करना, और इसके लिए एक और मैं आपको फ्रेजल वर्ब दे देती हूँ, वाइंड अप, है ना। कई बार सेशन के लास्ट में मैं भी यूज़ करती हूँ, इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन, तो बंद करने का। आगे चलेंगे। सी ब्लैंक हर ओपोनेंट इन दी बॉक्सिंग, तो यहाँ पे जो राइट टर्म हो जाएगा, राइट फ्रेजल वर्ब, वो हो जाएगा नॉक्ड आउट। नॉक्ड आउट का मतलब, नॉक आउट जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन अनकॉन्शियस, और ये बॉक्सिंग वगैरह में, गेम्स वगैरह में अक्सर यूज़ किया जाता है। बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टू मेक समवन अनकॉन्शियस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ही वॉज ब्लैंक बाई अ कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉक से रिलेटेड सारे के सारे हम यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉक ऑफ कर लिया हमने, नॉक आउट कर लिया, बच गया है नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब क्या होता है, हिट बाई, है ना। तो यहाँ पे किसी ही वॉज नॉक डाउन बाई अ कार, तो बेसिकली हिट बाई अ कार, यहाँ पे हिट लिख दो। तो राइट, हिट तीनों फॉर्म सेम होता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। राहुल हैज़ ब्लैंक स्मोकिंग रिसेंटली, तो राहुल ने रिसेंटली जो स्मोकिंग है उसने छोड़ दिया है, मतलब एक तरीके से क्विट कर दिया है, तो गिवन अप, क्विट। अगला, ही ब्लैंक लव ट्वाइस इन अ मंथ, तो आप सबको पता है लव के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉल लगाते हैं। ही फॉल्स इन लव ट्वाइस इन अ मंथ, बट यू शुड राइज इन लव, it's my suggestion. Coming to the question, to have a strong feeling of sympathy with the desire to help is called what? One word substitution का question है। to have a feeling of sympathy, किसी के लिए मन में sympathy का भाव होना चाहिए, दया होना चाहिए, ठीक है, sympathy, है ना। चलो याद करते हैं कुछ वर्ड, एग्जाम ओरिएंटेड है। एक होता है sympathy, एक होता है empathy, है ना। है सिंपैथी क्या होता है, हम किसी के ऊपर कोई आफत पड़ी है, दुख पड़ा है, उसको हम जा रहे हैं, उसको हम सहानुभूति दे रहे हैं। उसके दुख से हालांकि हमें कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन एज अ बीइंग, ह्यूमन बीइंग, हम क्या कर रहे हैं, उसके पास जाते हैं, उसको सलाह देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आपका किस में आता है, सिंपैथी में, जिसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति। अच्छा, एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी सामने वाले को, जैसे हमारे देश में अभी वॉर वाला सिचुएशन है, तो एक भी सोल्जर या फिर किसी को भी चोट पहुंच रहा है ना, तो सीधे हमें चोट लग रही है। नो मैटर हम कौन से स्टेट में हैं, नो मैटर हम कौन से सिटी में हैं, ज़रा भी मासूम लोगों की
मासूम लोगों को चोट पहुंच रहा है ना, तो सीधे हमको हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन। तो यहाँ पे वो क्या है, सेम फीलिंग यानी एम्पैथी, सेम फीलिंग। आप उनका तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, सबको पेन हुआ था, सबके आंसू आए थे कि नहीं आए थे। तो एम्पैथी क्या होता है, समानुभूति। ये देखो मैंने वर्ड बनाया है समानुभूति। एक है सहानुभूति, एक है समानुभूति, मतलब दूसरे के दर्द को एकदम अपना बना लिया आपने। तो यहाँ पे टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद द डिज़ायर टू हेल्प इज़ कॉल्ड व्हाट, कंपैशन। और एपैथी मतलब क्या होता है, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ते, सामने वाला जिए मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अनइंटरेस्टेड। आई होप आपको मैंने बहुत कायदे से समझा दिया। और ये वर्ड्स पैथोस वाले गलती से भी गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में। एंटीपैथी मतलब क्या होता है, नफ़रत है आपको सामने वाले से, हेट्रेड है, नेगेटिव फीलिंग के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के लिए मन में बहुत कुछ चल रहा है ना। ब्रूटैलिटी मतलब क्या होता है, क्रूएलिटी, क्रूरता। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है, थैंकफुलनेस। जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुलनेस फील करते हैं कि अच्छा है, मालवी एकेडमी कॉन्स्टेंटली आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है ना, आपको हर अपडेट मिल जाता है हमारे यहाँ से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। और लाइफ में कुछ हो चाहे ना हो, यू शुड कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। चलेंगे आगे, बहुत बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। 78 क्वेश्चन नंबर आपका ईडियम से रिलेटेड है, गो द एक्स्ट्रा माइल। आई नो यू ऑल विल गो टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर द CUET एग्जामिनेशन। तो मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे टू डू रिगरस एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एब्सोल्युटली, टू शो ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, हैंग इन देयर इज नो चांस, पुट योर ईगो असाइड, डोंट गिव अप, लेट गो ऑफ योर स्टैंड। मतलब क्या होता है, हैंग इन देयर मतलब बस वहीं पे टिके रहो, जमे रहो, तो क्या हो जाएगा, डोंट गिव अप। आगे, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कई लोगों की आदत होती है, कोई भी बात, कोई भी चीज़ इतना डाउट करते हैं, है ना। किसी ने उनको देख दिया, उसने मुझे क्यों देखा, किसी ने इग्नोर कर दिया, मान लो नहीं देखा, उसने मुझे क्यों नहीं देखा, हर चीज़ में डाउट। तो टेक समथिंग पिंच ऑफ अ सॉल्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग विद पिंच ऑफ डाउट। मतलब कुछ ना कुछ आपको डाउट रहता है, सामने वाला भले आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम दिखा दे, ना दिखाए, तो भी शक रहता है, शक्की व्यक्ति। आउट ऑफ स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी ग्लूमी सैड, आउट ऑफ स्पिरिट। फुल ऑफ स्पिरिट मतलब क्या होता है, चीयरफुल। फुल ऑफ स्पिरिट मतलब क्या होता है, एकदम जोश से भरे हुए हैं, चीयरफुल। आगे, सिट टाइट मतलब क्या है, सीट स्ट्रेट, बी कॉन्शियस, वॉक स्लोली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिट टाइट। जरा सोचो खुद ही, सिट टाइट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे तरीके से बैठना, या फिर धीरे धीरे चलना, या फिर पेशेंट के साथ इंतज़ार करना। तो ज़रा देखो, बताओ क्या हो जाएगा। बी कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्ट होना, बी अलर्ट। वॉक स्लोली, धीरे चलना। सीट टाइट, अब देखो एज इट इज़ लिख दिया है, तो एज इट इज़ वाला तो मीनिंग अक्सर नहीं होता है, तो ये तो आपका ऐसे होगा नहीं। वेट पेशेंटली, पेशेंट के साथ किसी का इंतज़ार करना। हिट द सिक और हिट द हे, दोनों ईडियम होता है आपका, दोनों एक ही साथ याद कर लो। दोनों का मतलब होता है सोने जाना, मतलब गो टू स्लीप। आगे, फिश आउट ऑफ वाटर, अगर आप मछली को पानी से बाहर ला दोगे तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं तो मुश्किल होता है ना। फिश के लिए उसका कंफर्ट जोन क्या है, वाटर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आगे चलेंगे, better late than never. It's bad to read late, it is better not to attend if late, it is not good to reach late, it is better to reach late than never arrive. सही बात है, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो उससे रिलेटेड ये ईडियम है, याद रख लेना, दुर्घटना से देर भली, बेटर लेट देन नेवर। लेट पहुँचो, अच्छा है कि कभी ना पहुँचने से अच्छा है कि लेट पहुँच जाओ भाई। अगला, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब क्या होता है, पीएम मोदी हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैप। मुझे पता नहीं कि गिफ्ट ऑफ द गैप आता है तो पीएम मोदी की याद आती है, उनकी बहुत सुंदर स्पीच होती है ना, है तो सुंदर इंसान भी हैं और सुंदर स्पीच भी है, नो डाउट, तभी तो वी ऑल आर सेफ। यहाँ पे देखो, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या हो जाएगा, अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। बोला था उन्होंने कि बहुत ही बुरा परिणाम होगा, पाकिस्तान का हो रहा है। आगे, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम अ वेट ब्लैंकेट, बताओ। अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स people's fun, a person who is enthusiastic, an unwelcome guest, an unpleasant experience। तो यहाँ पे ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ वेट ब्लैंकेट। 4 ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से इसको सोचेंगे फिर आंसर करेंगे, और आंसर देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स तो है नहीं, कई बार मैंने क्लास में इसको कवर कराया हुआ है। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्लान्स को स्पॉइल करता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे आपको रीअरेंज करना होगा। इसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए भी हों। चलिए खैर शुरू करते हैं हम लोग। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह रहा है वी शुड थिंक ट्वाइस, और यहाँ पे सेंटेंस में दिया है सो, एंड वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नेवर बी रिकॉल्ड, सो वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पीक। तो यहाँ पे सी और ए क्या पेयर हो सकता है, क्या एक चांस, एक पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विच में नेवर हिल, भी हमारा स्टार्टर हो नहीं सकता है क्योंकि विच में नेवर हिल किसकी बात हो रही है, नो आइडिया, है ना। और डी कहता है समटाइम्स आर वर्ड्स कैन हर्ट अदर्स, ओके। उसके बाद डी के बाद ई हमारा आता है, अच्छा, स्पोकन वर्ड्स ऑक्यूपाई, ओके ओके, ई से भी सेंटेंस शुरू हुआ है। समटाइम्स आर वर्ड्स कैन हर्ट अदर्स विच में नेवर हिल सो अफेक्ट आर रिलेशनशिप, ई के साथ हम बी पेयर में बना सकते हैं, ओके ओके ठीक है। सी कहता है एंड वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नेवर बी रिकॉल्ड, सो, ठीक, यहाँ पे सो, उसके बाद स्पोकन वर्ड्स ऑक्यूपाई एन, यहीं पे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारा सी जो होगा कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सी के बाद पेयर में डी नहीं आएगा, इसलिए ये आपका कैंसिल हो गया। अब ए से हम सेंटेंस वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पीक, ये तो कंक्लूजन वाला पार्ट है, तो आपका ये वाला पार्ट भी स्टार्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी ई। स्पोकन वर्ड्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन रिलेशनशिप एज समटाइम्स आर वर्ड्स कैन हर्ट अदर्स विच में नेवर हिल, जो हम दुख पहुंचाते हैं वो कभी भरा नहीं जा सकता है। एंड वर्ड्स वंस स्पोकन, और एक बार जो शब्द बोल दिया कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। कहते हैं ना बंदूक की गोली और मुंह की बोली कभी वापस नहीं आती है। वी शुड थिंक, इसलिए हमें सोचना समझना चाहिए बोलने से पहले। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सही। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन गेट नेग्लेक्टेड इन न्यूक्लियर फैमिलीज एंड, ओके, द जॉइंट फैमिलीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर फैमिलीज दो। अच्छा, पहली बात यहाँ पे बी से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, बट कॉन्ट्रास्ट आइडिया को देता है, लेकिन उससे पहले एक आइडिया आना तो चाहिए, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। सी कहता है द फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया हैज़ अंडरगोन रेडिकल चेंजेस एज, ओके, हमारा स्टार्टर सी हो सकता है। एज द जॉइंट फैमिलीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर फैमिली, सी के बाद हमारा ई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन गेट नेग्लेक्टेड इन न्यूक्लियर फैमिलीज
and the joint families prove beneficial for the overall growth and development of a child. बिल्कुल सही. फिर B कहता है but what matters at the end is the amount of time parents spend with their children. आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CEADB. CEADB. हमने एक ही ऑप्शन पढ़ा, वही आंसर हमारा हो गया. बिल्कुल सीक्वेंस में चला जा रहा है आपका सेंटेंस की. कहा जा रहा है कि बेसिकली सेंटेंस आपका शुरू होता है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है इंडिया का वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है. जो जॉइंट फैमिली है वो किस में चेंज हो जा रही है? सिंगल फैमिली में, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं. सिंपल. तो सी के बाद ई आ गया. ए कहता है ये विश्वास किया जाता है, मतलब ये माना जाता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो जो सोलो फैमिली होती है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली होते हैं जहाँ पेरेंट्स हैं बच्चे हैं, वहाँ पे उनको इग्नोर कर दिया जाता है. पेरेंट्स वर्किंग है तो टाइम तो मिलता नहीं है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि द जॉइंट फैमिलीज़, वहीं पे देखें तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सब आपस में मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है. लेकिन लास्ट वाला जो लाइन कहता है कि अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि जो पेरेंट्स जितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं वही मैटर करता है. तो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में भी अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, पेरेंट्स उसको ब्रॉट अप कर सकते हैं, और जॉइंट फैमिली में भी. ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हो सकता है इतने बच्चे हैं कि किसी पे प्रॉपर केयर नहीं किया गया है ना, बच्चे को इग्नोर कर दिया गया है. जो मदर है वर्किंग है, काम किए जा रही है, घर पे हाउस होम मेकर है, काम किए जा रही है. अच्छा हाँ, याद रखना कई बार जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो हम बोलते हैं माई मदर इज़ अ हाउस वुमेन, ऐसा कुछ बोलते हैं. लेकिन होता क्या है, मदर के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं ना वो होता है हमारा होम मेकर. मदर जो होती हैं होम मेकर होती हैं, भले वो घर पे काम करते हैं, तो मदर के लिए हम होम मेकर वर्ड जो होता है ना वो आपका अप्रोप्रिएट होता है. ठीक है, अब देखो मुझे सही याद है, गलत वाला जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है. तो ये जब भी इंट्रोड्यूस करना होगा कि तुम्हारे माता जी क्या करती हैं, अगर मम्मी बाहर नहीं जाती हैं, नहीं काम करती हैं, घर पे काम करती हैं, तो आप होम मेकर बोलेंगे. ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन कह रहा है ओके, सबसे पहले हम एलिमिनेट करें. मुझे पता नहीं क्यों जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है ना तो मुझे एलिमिनेट करने में इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूँ तुम लोग को. सी एलिमिनेट हो जाएगा क्या बेटा? यहाँ देखो वर्ब आया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, एलिमिनेट कर दिया मैंने. एंड आया है, एंड मतलब जोड़ने का काम, और एंड से पहले कोई ना कोई सेंटेंस आया होगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया. बड़ा अच्छा लगा मुझे. उसके बाद हमारे पास डी आ गया और ए आ गया. द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. ओके, डी कहता है द बॉडी एंड टू टेक अवे देयर वेस्ट. देयर वेस्ट, किसका वेस्ट भाई? नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस यहीं से शुरू होगा. एलिमिनेट करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है. द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी. मिल गया आंसर. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. आगे चलेंगे. यहाँ पे देखो, ये देखो विल प्रोड्यूस. अच्छा, ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एलिमिनेट किया तो कोई बात नहीं है. पेनेट्रेट द बायोलॉजिकल टिश्यू. पेनेट्रेट तो वर्ब होता है, तो वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया. मिल गया, 2 ऑप्शन मिल गया. ठीक है, अब देखो सी है तो डैम श्योर की सी से ही शुरू होगा. अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ रेडिएशन दैट कैन. ओके, और दूसरा कह रहा है न्यूक्लियर वेपन विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, है ना. तो सी, देन आपका हो जाएगा बी, और फिर क्या हो जाएगा डी. सी बी डी और ए. दैट कैन पेनिट्रेट द बायोलॉजिकल टिश्यूज, है ना. तो क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो कभी पहले नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नेवर बिफोर. जैसे नेवर बिफोर, अभी तक आपने वॉर सुना था अपने कंट्री में, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ना सारे के सारे 99 के बाद ही वाले हो गए, क्योंकि 99 कारगिल युद्ध 99 में हुई थी. तो हालांकि हम उसके पहले के हैं तो हम बता सकते हैं कि, पर मुझे भी याद नहीं है कि कब हुआ, 99 में क्या हुआ था, बहुत छोटी थी मैं. तुम लोग के लाइफ का ये पहला वॉर होगा, है ना.
क्योंकि 2000 के बाद ही वाले तुम होंगे छोटंकी, तुम लोग कितने बड़े हो गए मुझे पता नहीं है क्या, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड मैं सिखा रही थी, वॉर का जो अनुभव है तुम लोग का, इससे पहले नहीं हुआ है ना, अभी हुआ है ना, कि हाँ वॉर कैसे होता है सब पता चल गया। तुमने कोविड देख लिया, तुमने वॉर देख लिया, तुम लोग एकदम दादाजी हो इस जनरेशन में। तुम लोग अपने पोते परपोतों को एक स्टोरी सुनाओगे। खैर चलो, पेनेट्रेट द बायोलॉजिकल टिश्यू, तो हम कहाँ थे, हम लोग क्वेश्चन पे थे। तो यहाँ पे बी से हमारा स्टार्टर नहीं था और एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो सी बी डी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी बी डी ए। अच्छा, सी के बाद डी क्यों नहीं ले सकते हैं, अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनेट्रेट द बायोलॉजिकल टिश्यू, ओके सी डी ए। और बी कह रहा है दैट कैन बायोलॉजिकल टिश्यू विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन होना चाहिए ना, इस वजह से गलत हो गया। राइट आंसर इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एबल सर्विस टू ऑल द नीडी, ये वाला सेंटेंस आपका स्टार्टर नहीं हो सकता और दिया भी नहीं है। ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स सेंटेंस का स्टार्टर हो सकता है। पीपल इन दिस एरिया, कौन से एरिया की बात हो रही है, The mission has provided able services to all the needy people in this area during last 5 year. ओके ओके ओके, तो या तो हमारा डी से शुरू हो सकता है या फिर ए से, पर डी वाला स्टार्टर तो है नहीं, तो डेफिनेटली ए को हम चूज़ करेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स पीपल इन दिस एरिया, ये भी सेंटेंस में नहीं है, ये तो बड़ा दिक्कत कर रहा है सेंटेंस। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम देखते हैं। सी तो है ना, मैं डी को क्यों ढूंढ रही हूँ, सी ढूंढना चाहिए ना मुझे। द मिशन हैज़ प्रोवाइडेड, सी के बाद क्या आ जाएगा, डी। एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल, बी। और लास्ट में आ गया सी डी बी ए, सी डी बी ए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी डी बी ए हो जाएगा ना। द मिशन हैज़ प्रोवाइडेड एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पहले एलिमिनेट करेंगे हम। हिम टू रश हिज विलेज, ए से नहीं होगा स्टार्टर, ख़त्म करो इसको। सी कह रहा है, अच्छा सी सी डबल हो गया है, तो यहाँ पे सी डी कुछ होगा, खैर कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ही हैज़ रिसीव्ड नो अदर मैसेज अदर देन एन अर्जेंट टेलीग्राम आस्किंग, ओके 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 ओके, तो सी हो जाएगा बेटा, फिर डी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, सी डी बी सी डी बी सी डी बी, और एक बच गया आपके पास ए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी बी ए। एवरीवन, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी अगेन आपके पास रीअरेंज करना है, तो ज़रा एलिमिनेट करके देखूँ मैं, क्या सी ऑफ द बुक, इवन दो ये तो एलिमिनेट हो जाता पक्का, लेकिन है ही नहीं। ही मैनेज, ही रीड, चलो 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 चलो, फिर इसको हम बनाते हैं, तो ए से हम स्टार्ट करें। ही मैनेज टू मेक सेंस, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन, ओके, ही रीड एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट। ए से हमारे पास दो स्टार्टर हैं और एक हमारा बी से, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन, और डी कहता है ही रीड एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द बुक इवन दो इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही मैनेज टू मेक सेंस। ये आपका कुछ अटपटा लग रहा है, सेंटेंस कुछ अटपटा लग रहा है। अगर आप किससे शुरू कर रहे हैं, डी से शुरू कर रहे हैं, तो डी कह रहा है कि ही रीड एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द बुक इवन दो he managed to make sense it was the first, अच्छा डी सी ए सी, अच्छा ये ऑप्शन ही थोड़े थोड़े उल्टा सीधा दे दिए गए हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे हम अगर इसको डी बी कर लें, डी बी ए सी ऑप्शन बना देते हैं, डी बी ए सी, तो एक बार रीड करके देखें। ही रीड एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और फिर ए के साथ हम सी को पेयर में ले सकते हैं, ए के साथ हम पेयर में क्या सी को ले सकते हैं, ये देखो ऑप्शन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है।
खैर हम ऐसे ही बनाने की इसको कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस को हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। रीअरेंज दिस पार्ट टू राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगेन आपको इसको रीअरेंज करना है, तो जल्दी से यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ब आ गया, यहाँ पे हु इज़ आ गया। हु इज़ किसके लिए आया है, इससे पहले कोई सेंटेंस आया होगा, तो ए सी तो आपका स्टार्टर नहीं हो जाएगा, सी तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गया है, तो बी में हमारा द एनिमेटर है। द एनिमेटर हु इज़ एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ एनिमेशन, बिल्कुल बी के साथ ए आएगा और दोनों ऑप्शन में आया हुआ है। गिव्स लाइफ टू अ कैरेक्टर यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, BADC। The animator who is an expert in the art of animation gives life to a character using a blend of imagination and technology. Right answer for this question is B. Next question आपका again sentence rearrangement से है, तो जल्दी से देखो। दैट तो आपका होगा नहीं, और देखो यहाँ पे आपको क्लू मिल गया कि भाई कुछ भी हो जाए सेंटेंस हमारा बी से ही शुरू होगा। हेल्प मिल गया हमें, लाइका द स्पेस डॉग वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर शॉर्ट एडवेंचर इन स्पेस। क्या ये हो सकता है, बी के बाद डी हो सकता है, हो सकता है, क्या होगा, क्योंकि बी के बाद डी दो ऑप्शन में है। ज़रा एक बार देखते हैं। दैट मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स टू टेक जाइंट लीप इन द फील्ड ऑफ स्पेस, बिल्कुल BDA और फिर C, BDAC कहाँ है, BDAC आपका ए ऑप्शन में है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 96 के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 97, अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, व्हेन एन एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड, अगर हम बी की बात करें तो व्हेन से सेंटेंस हमारा शुरू नहीं होगा, पहली बात यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सी कह रहा है द इंडियन जाइंट स्क्वेरल, और तीनों ऑप्शन हमारा सी से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो सकता है। द इंडियन जाइंट स्क्वेरल शेयर्स विद मंकी द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, अच्छा, एंड रेजिंग अ अलार्म व्हेन एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड, हो गया सॉल्व। द इंडियन जाइंट स्क्वेरल, CAD, और बच गया आपके पास बी, CADB। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, CADB। कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट दिखता है तो क्या करता है, क्या रेज करता है, अलार्म मतलब आवाज़ करता है। फिर आगे चलेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर से पहले इस क्वेश्चन की तरफ एक बार हम आते हैं वापस से। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन था बन गया, ए के साथ हमारा क्या आएगा पेयर में बेटा, ए के बाद सी आएगा। ही मैनेज टू मेक सेंस ऑफ द बुक इवन दो इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही रीड एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट। ए, उसके बाद सी और बी, और लास्ट में आ गया डी, ठीक। कई बार ऐसा होता है हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, आज मेरा हुआ, आई एक्सेप्ट इट, है ना, यही चीज़। लेकिन देखो कभी भी कुछ भी होता है ना गलती, तो हम वहाँ से सीखते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्वेश्चन को लेकर, एक तो ऑप्शन गलत मिल गया हमें, उस वजह से ACBD हमारा राइट आंसर होगा। अब आपके साथ ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो उस केस में क्या करोगे, गलत, जैसे कभी होता है ना रीजनिंग वाला, हम पजल लगाते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन लगाते हैं, नहीं होता है फिर भी हम ज़बरदस्ती लगाते हैं ना, ये गलती मत करना। आपको क्या करना होता है, ऐसा कई बार लाइफ में सिचुएशन आता है, इट्स नॉट अ बिग डील। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलतियों से ना सीखना ये बड़ी बात हो जाती है, ये दिक्कत की बात हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो कभी भी आप मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो और इस तरह का सिचुएशन आता है ना, तो उसको स्किप कर देना उस टाइम के लिए, फिर दूसरे क्वेश्चंस करो जो आ रहे हैं और उसके बाद वापस आ जाओ। हो सकता है मेरे इस एक्शन से तुम कुछ सीख जाओ और एग्ज़ाम में वो अप्लाई करो, क्योंकि हम दूसरे क्वेश्चंस लगाने लगे, माइंड हमारा काम डाउन हो गया, आते ही आपके सामने वही इधर उधर कहीं नहीं गई, आंसर आ गया, है ना। इसी तरीके से होता है। चलेंगे आगे। अब एरर के क्वेश्चन से हम फटाफट करते हैं बेटा। द अपॉइंटमेंट ऑफ वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हैव कॉज द न्यूक्लियर नंबर ऑफ शेयर्स टू इंक्रीज। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा देखो क्या एरर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। जब भी एरर का क्वेश्चन आता है ना, हम सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कहोगे मैम सिंगुलर है, ठीक है।
तो इस सब्जेक्ट का वर्ब भी ढूंढ लेते हैं, क्या पता सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। आ गया वर्ब। अब देखो ऑफ के बाद तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑफ मतलब प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑफिशियस क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें वर्ब किसके हिसाब से यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। तो कई बार सेंटेंस में जैसे ही इज़ गुड, तो यहाँ पे ही के तुरंत बाद इज़ आ गया है, लेकिन कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट से वर्ब की जो दूरी होती है वो 3-4 किलोमीटर की होती है, तो उस केस में आपको अपना लॉजिकल सेंस यूज़ करना होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन आ गया है। अभी मैं पीपीटी लगवाती हूँ और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए ताकि मैं पीपीटी लगवा दूँ। जब आप, मैं जितना अकेले में पढ़ा के एंजॉय कर रही हूँ ना, आई होप जब आप वीडियो देखेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे, है ना। तुम लोग तो एग्ज़ाम से मतलब सीयूईटी वाली जर्नी में खास हो गए हो एकदम, है ना। खास हो गए हो एकदम कि भाई तुम लोग का एग्ज़ाम है एंड सारे टीचर्स लगे हुए हैं आपके लिए कि बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है। बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ा जाए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब कोई आपके साथ होने का वो, आप अकेले नहीं है, ये वाला एहसास आपको होता रहे इन सेशंस के मीडियम से, हमारे वाइब्स के थ्रू। जैसे कई बार कहा जाता है ना, कहा क्या जाता है, ये होता है एक्चुअली कि तो मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई क्या कह रही थी, मैं भूल गई। बच्चों से कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये अपने वाइब्स के थ्रू। अभी जैसे देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप रात में या फिर कल कभी भी ये वीडियो देखोगे तो वो वाइब्रेशन इमीडिएटली कनेक्ट करे कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू हमसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं और अपने वाइब्रेशंस कॉन्टिन्यूसली हमें भेज रही हैं। ठीक है, तो कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे।
यस एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 98 जिसका आंसर था आपका हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। चलेंगे 99 की तरफ। 99 कह रहा है कंसिडरेट द हैवी रेन, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम टुडे। तो यहाँ पे कंसिडरेट के प्लेस पे हम कंसिडरिंग करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। तो हैवी रेन को देखते हुए, भारी वर्षा को देखते हुए क्या हुआ, कि देखते हुए इट्स बेटर कि हम घर पे रहें। सिंपल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सी इज़ अ गुड टीचर नोइंग व्हाट टू एनकरेज हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो के बाद हम हाउ टू वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला मैंने इसलिए कहा, जैसे आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू टीच हम यूज़ करते हैं ना बेटा। आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू सिंग, आई नो हाउ टू गो, है ना, आई नो हाउ टू रिब्यूक। तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट टू के प्लेस पे हम हाउ टू यूज़ करेंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101, मडोना वॉज एनफ गुड टू डिस्क्राइब हर न्यू इंस्ट्रूमेंट टू द जर्नलिस्ट। तो आपको याद होगा, एक मैंने रूल सिखाया था आपको, AEN, ई डिनोट्स एनफ। ई क्या डिनोट करता है, एनफ डिनोट करता है। एन क्या डिनोट करता है, नाउन। और यहाँ पे ए क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कभी भी एनफ से पहले आएगा, और नाउन से पहले क्या आएगा, एनफ आएगा। ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैंने कहा, आई हैव एनफ मनी टू बाय अ कार। सिंपल। तो यहाँ पे देखो, मनी क्या है आपका, नाउन है, और मनी से पहले, मतलब नाउन से पहले आपका क्या आया है, एनफ आया हुआ है। तो यहाँ पे ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पहले आएगा, एनफ बाद में आएगा। तो यहाँ से हटाकर गुड के बाद एनफ को लिख देंगे। इस वजह से हमारा सेंटेंस में प्रॉब्लम था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। Madonna was good enough to describe her new instrument to the journalist. Right answer for this question is A. Coming to the question number 102, कहता है according to Career Builder survey last year, near 2 in 5 companies used networking site to screen potential employees. तो यहाँ पे जो एरर है, देखो, according to a career builder survey last year, ठीक है, near 2 in 5। अब टू क्या है बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा नंबर है, तो आपको याद होगा, कार्डिनल नंबर है कि ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। लेकिन ये कार्डिनल है, और मतलब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले तो क्या आता है, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव आता है, कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब इसको बनाना है तो कुछ मत करिए, नियरली लिख दीजिए, है ना, नियरली। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। याद रखना, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी, और नो एरर डी पार्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ्स culinary creations were infused with the distinctive that set them apart from typical restaurant fare, है ना। जो सेफ का क्रिएशन है बेसिकली, वो डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट सेट, मतलब डिफरेंट सेट देम अपार्ट, मतलब बेसिकली जो सेफ का क्यूलरी क्रिएशन है वो दूसरे रेस्टोरेंट से उसको क्या करता है, डिफरेंट करता है। तो यहाँ पे फेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, किराया भाड़ा जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह बस में जाते हो, तो वो भाड़ा जो देते हो, किराया, हाँ एग्जैक्टली। और फेयर मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब गोरा, फेयर का मतलब ऑनेस्ट, और फेयर का मतलब क्या होता है, something which is right. In that sense we also use this word. fair का मतलब just भी होता है, right भी होता है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड तो मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन फ्लेयर का मतलब होता है स्किल, टैलेंट, और टैलेंट के लिए एक और वर्ड आता है नैक। क्या वर्ड आता है, नैक, है ना। तो जो सेफ की टैलेंट है वो उसको दूसरे रेस्टोरेंट से, उसका जो क्रिएशन है, सेफ का जो क्रिएशन है वो उसको दूसरे रेस्टोरेंट से अलग कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। क्लियर, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर ब्लैंक आफ्टर 20 ईयर्स, लाइक अ केक वॉक आउट ऑफ द ब्लू, स्टेपिंग अप हिज गेम, ब्लोइंग ऑफ द स्टीम।
आपने एक इडियम सुना है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होता है? सडन। तो उसका जो बेटा है यूरोप से आया है उससे मिलने अचानक से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आई वॉन्टेड टू आस्क इफ यू हैव एन अ बैंक अकाउंट, माइन हैज़ डॉर्मेंट फॉर अ ईयर। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, याद रखना, इनएक्टिव। डॉर्मेंसी वर्ड कई बार मैंने आपको कवर कराया है। डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है? इनएक्टिविटी, 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 इनर्शिया, इनर्शिया, है ना। लेजीनेस के सेंस में भी ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा जो अकाउंट है वो तो इनएक्टिव हो गया है, तो जाहिर सी बात है सामने वाले से पूछोगे ना कि तुम्हारा अकाउंट क्या एक्टिव है, पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करवाने होंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, और क्विक का मतलब जल्दी, साइड मतलब साइड। आगे चलेंगे। व्हेन आई वॉज इन इटली फॉर अ टूर, the tourist guide provided by Azim was blank, because of him the whole tour was successful. Okay, तो यहाँ पे आपको idiom चूज़ करना है। लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टेक का मतलब होता है कोई बड़ी सी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, कोई छोटी सी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं। नीडल मतलब क्या हो गया? सुई ढूंढ रहे हैं आप, मान लो किसी जंगल वगैरह में, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड का मतलब होता है वैल्यूएबल। तो सिंपल सा है, आपका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गाइड प्रोवाइडेड बाय अजीम वॉज वैल्यूएबल, वर्दी था, है ना, वर्दी था। जो भी उसने गाइड दिया, जो भी उसने गाइडेंस दी, है ना, उस जगह के बारे में बताया। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। आर्म टू टिथ का मतलब होता है फुल ऑफ आर्म्ड, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को कवर्ड कर लेना। जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जब वॉर पे जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारे अपने आप को बहुत अच्छे से वो कवर्ड करके जाते हैं ताकि उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके, या साथ ही साथ बहुत सारे गन्स वगैरह यूज़ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्लैंक ऑफ द क्राइम सीन मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू गैदर एविडेंस। ठीक है। डेक्सटेरिटी, साइट, साइट, स्लाइट। तो यहाँ पे देखो स्लाइट वर्ड का मतलब होता है स्किल। क्या मतलब होता है बेटा? स्किल, टैलेंट, स्किल। ठीक है। स्लाइट। अब यहाँ पे है साइट। साइट का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। और साइट का मतलब होता है जो क्राइम सीन है या फिर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है। जैसे इंजीनियर कहाँ विजिट करते हैं? साइट पे जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया पे जो उनका वर्क क्षेत्र है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। द पोल्ट्री ब्लैंक नॉट बीन फेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं ना बहुत सारा आंसर देंगे, लेकिन याद रखना बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में देखो सिंगुलर वर्ब भी दिया है, प्लूरल वर्ब भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पोल्ट्री होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिनोट करता है। और ये जो सब्जेक्ट की बात करें कि कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ब ही आएगा। इज कैंसिल हो गया, हैज़ कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे? आर या हैव। द पोल्ट्री आर नॉट बीन फेड, या बिन भी तो आया है, तो आर के साथ तो नहीं आता है बिन, किसके साथ आता है? हैव के साथ आता है। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखिए। एट द एसोसिएशंस मीटिंग people voted by raising blank hands, them hands, their hands, theirs क्या होता है हमारा? possessive pronoun होता है, possessive pronoun होता है। और आपको रूल क्या कहता है? possessive pronoun के बाद कोई नाउन नहीं आता है। their क्या होता है? possessive adjective होता है, और possessive adjective के बाद क्या आता है? नाउन आता है। यहाँ पे देखो नाउन आया है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? देयर का यूज़ करेंगे। ऑल द एसोसिएशन मीटिंग्स, पीपल की बात करें, पीपल आपका थर्ड पर्सन प्लूरल में चला जाएगा, तो दे के लिए देयर। हिज शूज आर ब्लैंक स्मॉल। पॉजिटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। टू स्मार्ट, टू गुड। वुड यू माइंड ड्राइविंग ब्लैंक एज आई हैव मोशन सिकनेस। ठीक है। स्लोइंगली, स्लोवेस्ट, या फिर स्लोली।
तो ड्राइविंग के लिए हम एडवर्ब यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्लोली हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द टीचर गिव द स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ होमवर्क एवरी डे। ओके, द टीचर give the students, okay, the teachers sorry, the teacher gives, यहाँ पे देखो, the teacher give the students a lot of homework every day। the teacher gives, यहाँ पे टीचर के साथ give कैसे आ जाएगा बेटा, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ give आया है इस वजह से गलत हो गया। टीचर gives the students a lot of होमवर्क एवरी डे, ठीक है। द टीचर गिविंग विदाउट इज एम आर वॉज वर्क के गिविंग आ गया है, तो ये ऐसे ही गलत है। द टीचर्स गिव द स्टूडेंट, ओके, यहाँ देखो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब आया हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट। अगर दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। सिंपल सी बात है। जो टीचर होता है, एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, टीचर को तो प्लूरल कर दिया है, लेकिन द स्टूडेंट एक स्पेसिफिक स्कूल की बात स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर दी गई है, तो इन दोनों में हमारा जो अप्रोप्रिएट है वो आपका बी हो जाएगा। चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, मतलब 113 पे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू आई, ओके, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, द बुक ऑन द टेबल बिलोंगिंग टू मी, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू आई। याद रखिएगा, बिलोंगिंग वर्ड हम जनरली नहीं यूज़ करते, बिलोंग में हम ING नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे बिलोंगिंग तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई लोग सोचे कि द बुक ऑन द टेबल इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये आपका ऐसे ही गलत है। उसके बाद यहाँ पे द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू आई नहीं होगा, टू प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कंपनी हैव बीन इन बिजनेस फॉर over 20 years, the company has been in business, okay, कंपनी के बाद हैव नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए, इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर आया है ना, तो फॉर और आपका सेंस जब भी आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को हम प्रेफरेंस देते हैं, या पैसिव में हो, तो यहाँ पे देखो द कंपनी हैज़ बिन इन बिजनेस, इज नहीं होगा, ये तो सिंपल प्रेजेंट डिनोट कर रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी। 115 आपका कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यू एम्प्लॉइज वॉज, सेंटेंस देखते ही गलत पता चल गया, यहाँ देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, ऐसे ही गलत। द एम्प्लॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, ऐसे ही गलत। द न्यू एम्प्लॉय वॉज वेरी नर्वस ऑन देयर फर्स्ट डे, अच्छा ये देयर किसके लिए आया है, इस एम्प्लॉय के लिए, तो सिंगुलर है भाई, तो यहाँ देयर तो प्लूरल होता है, तो इस वजह से गलत। द न्यू एम्प्लॉय वॉज वेरी सीरियस ऑन हिज फर्स्ट डे, एम्प्लॉय और ये आपका सिंगुलर वर्ब और उसके लिए हिज हमने लगाया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो जानबूझ के मैंने 116 रखा था ताकि 115 में करा दूं और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे दूं, तो ये मैंने इसलिए दिया है। रिकॉर्डिंग में होमवर्क कैसा, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं आपसे कनेक्टेड फील करती हूँ वैसे ही आप भी मुझसे कनेक्टेड फील करते हैं, है ना, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने सेशन देखा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी और आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको सेशन, क्वेश्चन सारे हो गए और कुछ सजेशन देना होगा कि मैम अगले क्लास में कौन सा टॉपिक होना चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये भी बताना और इस क्वेश्चन का भी आंसर करना, ठीक है। चलिए, till then stay blessed and keep learning. Thank you everyone.